नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी में आज भी बैठकों का दौर। आज ब्रज और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक, कल अवध और कानपुर पर फोकस। बसपा की अहम बैठक आज मिशन 2024 के लिए रणनीति बनाएंगी मायावती। निकाय चुनाव में हार के बाद पहली बैठक। गाजियाबाद में सपा मीडिया सेल के ट्वीट पर एफआईआर दर्ज। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। पुलिस ट्रांसफर में जाति का उठाया था मुद्दा। आगरा में G20 सम्मेलन के लिए बन रहा वेस्ट टू वंडर पार्क और कबाड़ से बनाई कलाकृतियां। सारासर मोड़ ने मोहा दिल। मैनपुरी में युवक को पीटने का वीडियो वायरल। 15 दिन पहले डीजे पर नाचने को लेकर हुआ था विवाद। अब तक नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। यूपी, राजस्थान और झारखंड में चलेगी लू। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, क्योंकि कई शहरों में तापमान बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां पर एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन आज। सीएम योगी प्रत्याशियों के नामांकन में खुद शामिल होंगे। 12 बजे एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम योगी भी शामिल होंगे और 6 बजे वाराणसी गोरखपुर मंडल के कार्यों की समीक्षा बैठक होगी। वाराणसी गोरखपुर मंडल के एकीकृत कार्यालयों के संबंध में बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी बैठक और 12 बजे एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। ये आम जानकारी। 6 बजे वाराणसी गोरखपुर मंडल के कार्यों की समीक्षा बैठक की जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वाराणसी गोरखपुर मंडल के एकीकृत कार्यालयों के संबंध में बैठक होगी। आम खबर, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एमएलसी प्रत्याशियों के आज नामांकन होंगे और इसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे, ये जानकारी सामने आई है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर खुद मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। और 6 बजे वाराणसी गोरखपुर मंडल के कार्यों की समीक्षा बैठक होगी। आम खबर आपको बता दें, 12 बजे एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे सीएम योगी। 6 बजे वाराणसी गोरखपुर मंडल के कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। और वाराणसी गोरखपुर मंडल के एकीकृत कार्यालयों के संबंध में बैठक। अहम खबर, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एमएलसी प्रत्याशियों के आज नामांकन। लखनऊ से आम खबर, जहां पर एमएलसी प्रत्याशियों के आज नामांकन होंगे और सीएम योगी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। 12 बजे एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 6 बजे वाराणसी गोरखपुर मंडल के कार्यों की समीक्षा बैठक होगी। तो 6 बजे बैठक होगी और 12 बजे एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। आम खबर आपको हम बता दें, 6 बजे वाराणसी गोरखपुर मंडल के कार्यों की समीक्षा बैठक। वाराणसी गोरखपुर मंडल के एकीकृत कार्यालयों के संबंध में बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी। लखनऊ से खबर, एमएलसी प्रत्याशियों के आज नामांकन है और सीएम योगी प्रत्याशियों के नामांकन में खुद शामिल होंगे, ये भी जानकारी सामने आई है। आम खबर, 12 बजे एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 12 बजे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री के शामिल होने की बात सामने आई है। 6 बजे वाराणसी गोरखपुर मंडल के कामों की समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी गोरखपुर मंडल के एकीकृत कार्यालयों के संबंध में बैठक होनी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें।
और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष जी, 12 बजे आज नामांकन होना है और खुद मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या और जानकारी है आपके पास? देखिए गरिमा, अभी अब से थोड़ी देर बाद यानी आधे घंटे के बाद ये सारे प्रत्याशी, जो दोनों प्रत्याशी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचेंगे, जहां पर इनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी होंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ये प्रत्याशी जाएंगे विधान परिषद के आज अपने नामांकन के लिए। वहां पर योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। ये परंपरा रही है कि जब पार्टी के कैंडिडेट्स जाते हैं अपना नामांकन फाइल करने, तो उस वक्त सत्ताधारी पार्टी का मुखिया या विपक्ष का नेता जरूर शामिल होता है। ये एक सिंबल होता है। तो आज भी वही कुछ होगा। लेकिन इसके साथ जो खास बात यह है कि एक तो ये 2 सीटों का चुनाव है, ये उपचुनाव इसको कह लीजिए, क्योंकि 2 लोग जो लक्ष्मण आचार्य राज्यपाल बनने के बाद वो सीट उनकी खाली हुई और बनवारी लाल दोहरे का देहांत हो गया था, तो उनकी सीट खाली हुई है। ये पूर्णकालिक सदस्य नहीं है, बचे हुए कार्यकाल के लिए ये चुने जा रहे हैं जी। लेकिन आज ही दोपहर बाद समाजवादी पार्टी भी अपने 2 कैंडिडेट्स का नाम फाइनल करेगी, ऐसी सूचना मिल रही है। और ये हालांकि जो आंकड़े हैं, जो बहुमत के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों प्रत्याशियों को बहुत आराम से जिता के ले जाएगी। बावजूद उसके समाजवादी पार्टी अगर अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है तो उसके पीछे एक दूसरी राजनीति है। माना जा रहा है कि अति पिछड़े और दलित चेहरे के ऊपर दांव लगाने जा रही है समाजवादी पार्टी, और वहां पर वो एक मैसेज देगी, क्योंकि जो कैंडिडेट्स आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें एक और मानवेंद्र सिंह हैं, तो मानवेंद्र सिंह, और जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश की जो है उसके जरिए एक मैसेज देगी समाजवादी पार्टी कि वो अति पिछड़ों और दलितों का साथ दे रही है। उसके साथ एक दूसरी बात और होगी कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि ये देखा जाए कि जो छोटी पार्टियां हैं, खासतौर से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या संजय निषाद की पार्टी हो, ये इनका रुख इन चुनाव में क्या होता है, क्योंकि ये दोनों पदों के लिए सारे जो एमएलएज हैं वो 100% वोटिंग करेंगे। तो ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अंदाजा लग रहा है कि भविष्य की उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या है। तो होने को तो ये बड़ा सामान्य चुनाव है, उपचुनाव है, लेकिन इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने लायक बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। बिल्कुल, यानी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस चुनाव से भी उम्मीदें भविष्य की लेकर बैठी हुई है। वो सिर्फ एक मैसेज देना चाहती है, एक टेस्ट करना चाहती है। उसे पता है कि उसके पास इतना संख्या बल नहीं है कि वो दोनों सीट क्या एक सीट भी जीत पाए, लेकिन जो क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास 100 से थोड़े ही ज्यादा विधायक हैं और उसमें भी कुछ विधायकों की सदस्यता जा चुकी है, तो आंकड़ा उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन राजनीति संदेशों की राजनीति होती है, वो संदेश की राजनीति समाजवादी पार्टी जरूर करना चाहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष हमारे साथ बातचीत के लिए। तो देखिए, 6 बजे वाराणसी गोरखपुर मंडल के एक तरफ कार्यों की समीक्षा बैठक होगी, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन में। वाराणसी गोरखपुर मंडल के एकीकृत कार्यालयों के संबंध में एक तरफ बैठक और मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे नामांकन में, एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में आज। वहीं दूसरी ओर जानकारी यह भी है कि समाजवादी पार्टी भी आज अपने प्रत्याशियों के नाम उजागर कर सकती है। ऐसे में इंतजार कि आखिर किन चेहरों पर विश्वास, किन चेहरों पर दांव खेलेगी पार्टी। वहीं दूसरी ओर आज नामांकन में खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे प्रत्याशियों के साथ। 12 बजे एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, ये आम खबर। एक तरफ 6 बजे वाराणसी गोरखपुर मंडल की कार्यों की समीक्षा बैठक होगी, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज ही वाराणसी गोरखपुर मंडल के एकीकृत कार्यालयों के संबंध में बैठक मुख्यमंत्री करेंगे और नामांकन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और एमएलसी प्रत्याशियों के आज नामांकन होंगे, ये आम जानकारी आपको हम बता दें। हालांकि अभी आपने देखा कि लोगों का यही मानना है कि आखिर इस बार
जो नतीजे हैं वो किसके पक्ष में जाएंगे और नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही शामिल होंगे। और एग्जीक्यूटिव एडिटर, चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ में उत्कर्ष सिन्हा जी लगातार बने हुए हैं। देखिए उत्कर्ष, एक तरफ हम बात कर रहे थे कि जो चुनाव हो रहा है इस सब को लेकर क्या दृष्टिकोण निकलता है, पार्टियों का क्या संदेश पार्टियां देती हैं, इस सब पर तो इंतजार होगा। लेकिन दूसरी ओर देखिए, एक तरफ एमएलसी के नामांकन में आज पहुंचेंगे, उसके बाद लगातार बैठकें भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यानी चुनाव अपनी जगह, बाकी आगे की तैयारी भी मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने का एक प्लान बना के रखा हुआ है, जिसकी शुरुआत कल से हुई। और उस प्लान के तहत जो भाजपा ने अपने अलग अलग इलाके निर्धारित किए हुए, प्रांत कहते हैं उनको, उत्तर प्रदेश को उन्होंने कुछ प्रांतों में बांटा है। तो वहां की बैठकें शुरू हो चुकी हैं और ये भले ही नतीजा रहा है निकाय चुनावों का कि जिसमें 17 के 17 महापौर की सीट बीजेपी जीत गई है, लेकिन जो छोटे स्तर के जो चुनाव हुए हैं, खासतौर से नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के, उसमें पार्टी की चिंताएं बढ़ी हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी ज्यादा जीते हैं। पार्टी के लगभग आधा दर्जन मंत्रियों के घरों में या उनके गृह जिलों में पार्टी चुनाव हारी है। साथ ही लगभग 30% ऐसे सांसद हैं जिनके इलाकों में पार्टी चुनाव हारी है या उसको अप्रत्याशित सफलता नहीं मिली है। तो ये जो चिंता है, इसको लेकर के ये मंथन बैठकें शुरू हो चुकी हैं और ये देखा जाएगा कि आखिर क्या फर्क पड़ना है। बल्कि सियासी हलकों में जानकारी तो ये भी मिल रही है कि इन समीक्षा बैठकों के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी क्या कोई फेरबदल हो सकता है, इस बात की चर्चा बहुत तेज है। इस बात की भी चर्चा है कि 2024 का चुनाव जो है उसमें कई ऐसे मंत्रियों को कहा जाएगा कि अब आप चलिए संगठन की जिम्मेदारी लीजिए और अपने अपने इलाकों में चुनाव जिताने की तैयारी कीजिए। कुछ नए चेहरे लाए जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी उत्कर्ष देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मना लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबतें हैं या मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आपने भी कहा कि निकाय के नतीजों ने चिंता की लकीरें माथे पर ला दी। 17 में से 17 जीतने पर खूब जश्न मना है, लेकिन 545 में से 353 हारी है बीजेपी और 199 में से 108 जगहों पर हारी है। क्या लगता है कि शहरों की सरकार के इस सेमीफाइनल को अब कहीं ना कहीं फाइनल से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अब और ज्यादा एक्टिव होकर धरातल पर नजर आएगी ताकि 24 में मुश्किलें सामने ना आए? बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी की यह खास बात है कि वो राउंड द ईयर 24x7 इलेक्शन मोड में उसका संगठन रहता है। उसके नेता चुनावों के बारे में हमेशा सचेत रहते हैं और ये जो नतीजे आए हैं खासतौर से नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के, ये उनके पेशानी पे चिंता की लकीरें जरूर खींच रहे हैं। क्योंकि ये बताता है कि जो डबल इंजन की सरकार और उसके बाद फिर ट्रिपल इंजन की सरकार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं नीचे डिलीवरी मैकेनिज्म के ऊपर फायदा नहीं पहुंचा रहा है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जो लाभार्थी जो भाजपा के सबसे बड़े सपोर्टर माने जाते हैं, जो वोटर बने हैं, वो लाभार्थी भी इन्हीं इलाकों में है जो नगर पंचायतों का इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है। तो अगर वहां पे पकड़ कमजोर होगी तो निश्चित तौर पर चिंता है। और इसीलिए 1 महीने का ये पूरा एक रिग्रेस कैंपेन है, एक लगातार बैठकें होंगी, लगातार आयोजन होंगे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी कुछ लोगों की रैलियां भी प्लान की जा रही हैं कि अभी से चुनाव का माहौल बनाया जा सके। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए जब हम कर्नाटक पर चर्चा कर रहे थे और नतीजों पर चर्चा कर रहे थे यूपी निकाय के, उस दौरान आपने भी कहा था कि देखिए जो माइंडसेट बनता है नतीजों का, उनका कहीं ना कहीं असर जो है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। तो वो आपको लग रहा है कि कहीं अब उसी के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं, कहीं उसी के बाद चीजें बढ़ गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरफ कर्नाटक की जीत ने विपक्ष को एक संजीवनी दी है, खासतौर से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। और दूसरी तरफ जो स्थानीय स्तर पे जो सबसे निचला स्तर है, शहरी निकाय, उनमें जो
इस तरह के जो वोट परसेंटेज कम होना है या सीटें हार जाना है, मतलब कायदे से ये देखा जाता था कि जो स्थानीय निकाय होते हैं वो सत्ता का चुनाव होता है माना जाता है, और उसमें भी 50% भी सीटें अगर नहीं जीत पा रही है पार्टी तो चिंता तो बढ़ी है। और भले ही जश्न मनाया जाता हो, वो भी एक नैरेटिव है कि हम जीत गए और सब कुछ माहौल बना रहे, लेकिन जो नेतृत्व होता है वो इस बात की फिक्र जरूर करता है कि हमारी कमजोरियां कहाँ हैं, और उन कमजोरियों को दुरुस्त करने के लिए अभी समय है लगभग। बिल्कुल। और देखिए उत्कर्षी, दिल्ली का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। ये जानती हैं पार्टियां कि अगर उत्तर प्रदेश में मजबूती कम हुई यानी कहीं ना कहीं इसका सीधा असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ने वाला है। कहीं ये भी वजह तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? वैसे मुख्यमंत्री बाकी प्रदेशों में भी पहुंच जाते हैं जब चुनाव प्रचार होता है, लेकिन इस बार खुद उत्तर प्रदेश पर ही कहीं ना कहीं अगर कमियां नजर आएंगी तो समस्या ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। और ये समस्याएं इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी के पास 25 सीटें थी, और इस बार के जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें सिर्फ 3 ऐसी सीटें संसद की रह गई हैं जहां पर भाजपा को लीड मिली है। बाकी सारी जगहों पर भाजपा को पिछड़ना पड़ा है। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण इलाका है जहां से 80 सीटें आती हैं लोकसभा की, और अगर यहां भी कुछ कमी हो गई तो बाकी कमियों को भरपाई कैसे करेंगे, क्योंकि बहुमत से सिर्फ 29 का आंकड़ा भाजपा के पास ज्यादा है इस वक्त लोकसभा में। अगर ऐसे में 30-35 सीटें उनकी कम होती हैं तो फिर 2024 के बाद सरकार बनाने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण, जहां पर राज्य की सरकार भी बहुत मजबूत है, जहां का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का उपयोग दूसरे राज्यों में भी करती, यानी कि मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े चेहरे पार्टी के इस वक्त योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में उनके गृह प्रदेश में कोई कोर कसर अगर छूटती है तो वो पार्टी के ऊपर बहुत भारी पड़ेगी। बिल्कुल, साफ तौर पर कि आखिर इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, तभी तैयारियां जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं। लेकिन उत्कर्ष, आपने देखा कि अभी एक तरफ बीजेपी जैसे ही नतीजे आए तुरंत ही एक्शन मोड में नजर आने लगी। आपको क्या लग रहा है कि इन नतीजों से कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं क्या उनमें भी बूस्टअप आया है? कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इसका बड़ा असर पड़ रहा है उनमें भी? देखिए, विपक्ष को तो हर सत्ता की जरा सी भी कमजोरी दिखती है तो उसको विपक्ष को अपनी संभावनाएं नजर आती हैं। तो ये है। कल दिन भर अखिलेश यादव अपने कार्यालय में बैठक करते रहे। उसमें बहुत सारे नेताओं को उन्होंने बुलाया था जो पार्टी के इस वक्त बड़े चेहरे हैं क्षेत्रीय स्तर पर, जिसमें बसपा से आए हुए बहुत चेहरे हैं। रामाचल राजभर वहां थे, लालजी वर्मा वहां थे, गोरखपुर में काजल निषाद को चुनाव लड़ाया था, वो भी आई थी। और ये सारी चर्चाएं सिर्फ ये हो रही थी, जिसका बयान तो सिर्फ इतना आया कि धांधली हुई है, लेकिन असल मकसद यही था कि ये देखा जाए कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर पार्टी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी भी इस कोशिश में है कि पूरे प्रदेश की 80 सीटों पर जरूर उनका गठबंधन लड़ेगा, लेकिन वो अपने लिए 30 से 35 सीटें ऐसी आइडेंटिफाई करना चाहती है जो जहां पर कि उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाएं, क्योंकि वहां पे भाजपा की संभावनाएं कमजोर हो रही हैं। तो ऐसे में अब आज बसपा अपनी बैठक 11 बजे, मायावती अपनी बैठक करेंगी, वो भी इसी तैयारी में करेंगी। तो जो दोनों विपक्षी पार्टियां प्रमुख रूप से हैं, हालांकि यहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल डॉर्मेंट पड़ी है, बिल्कुल चुप पड़ी हुई है। कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर कोई हलचल नहीं है। शायद ये उम्मीद है कि जो लोकसभा चुनाव के पहले एक कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनेगी जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एडजस्टमेंट के तहत चुनाव लड़ेंगी। अभी गठबंधन की बात तो नहीं कर सकते। तो ऐसे में सपा और बसपा दोनों अपनी रणनीतियों को कसना शुरू कर चुके हैं। हालांकि दोनों के साथ अलग अलग संकट है। समाजवादी पार्टी के साथ संकट ये है कि उनका स्थानीय स्तर पर जो संगठन मजबूत हुआ करता था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा दिख रहा है। उस तरह के संघर्ष नहीं दिख रहे हैं जो समाजवादी पार्टी जिनके लिए जानी जाती थी। दूसरी तरफ बसपा अपनी टूट से परेशान है। बसपा के भीतर पिछले दिनों में लगातार बहुत बड़े नेता टूटे हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसका अभी अनुमान लगाया जा रहा है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष हमारे साथ जुड़कर अधिक बातचीत रखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आम खबर आपको हम बता दें, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ आज नामांकन में शामिल होंगे खुद, तो वहीं दूसरी ओर लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जोर शोर के साथ शुरू कर दी है। ऐसे में अब निकाय के नतीजों ने जब चिंता बढ़ाई तो तुरंत ही जो पार्टियों के नेता हैं वो पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर से मैदान में है, ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। और दूसरी ओर वाराणसी गोरखपुर मंडल के एकीकृत कार्यालयों के संबंध में आज मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं। तो यह अहम खबर, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास पर भी बैठक होगी। और दूसरी ओर आज खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अमरोहा से है, जहां पर युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कॉटन के कारखाने में मजदूरी कर रहा था युवक, हार्ट अटैक से मौत की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। कॉटन को गाड़ी में भरने का काम करता था मृतक आलम, और युवक की अचानक ही मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। अमरोहा नगर कोतवाली के कल्याणपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यह अहम खबर, हार्ट अटैक से मौत की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। और कॉटन को गाड़ी में भरने का काम करता था मृतक आलम। आम खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर युवक की अचानक ही मौत से परिवार में कोहराम मच गया। तो युवक की अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। अमरोहा नगर कोतवाली के कल्याणपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कल्याणपुरा का है ये पूरा मामला, और युवक की हार्ट अटैक से मौत हुई है। अमरोहा से खबर, हार्ट अटैक से युवक की मौत हुई। कॉटन के कारखाने में मजदूरी कर रहा था युवक। और अगला मामला आपको बताते हैं गजरौला थाना क्षेत्र के गांव पट्टी का, जहां पर ससुर और दामाद में जमीनी विवाद चल रहा था। जमीनी विवाद को लेकर दामाद ने ससुर व साले को घर में घुसकर लाठियों और डंडों से पीट कर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को गजरौला सीएचसी में भर्ती कराया। मौके से फरार पुलिस ने मौके से फरार हुए आरोपियों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया। ये दुखद खबर सामने आई है। चंडीगढ़ से खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कटारिया के घर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सांसद रतन लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके घर पहुंचे हुए हैं। और चंडीगढ़ पीजीआई में सांसद ने अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निधन पर शोक व्यक्त किया। रतन लाल कटारिया का निधन एक अपूर्णीय क्षति है। सीएम की बात भी सामने आई है। सीएम ने दुख व्यक्त किया है और संसद में हमेशा प्रदेश की जनता की आवाज को उठाया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं और प्रदेश में एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान हुआ। चंडीगढ़ से खबर, अंबाला से सांसद रतन लाल का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कटारिया के घर पहुंचे हैं और मनोहर लाल खट्टर ने घर पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। सांसद रतन लाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में सांसद ने अंतिम सांस ली और जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। चंडीगढ़ से खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम ने यह भी कहा कि रतन लाल कटारिया का निधन एक अपूर्णीय क्षति है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। और हमेशा ही रतन लाल ने संसद में प्रदेश की जनता की आवाज को बुलंद किया है, प्रदेश की जनता की आवाज को उठाया है। वहीं साथ ही प्रदेश में एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ से खबर आपको हम बता दें, अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद रतन लाल कटारिया के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, परिवारजनों से बातचीत की है और सांसद रतन लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पीजीआई में सांसद रतन लाल कटारिया ने अंतिम सांस ली है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही प्रदेश भर में आज राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। रतन लाल कटारिया का निधन अपूर्णीय क्षति है, ये भी कहा है सीएम ने। और सीएम ने कहा कि हमेशा ही संसद में प्रदेश की जनता की आवाज को सांसद ने बुलंद किया
और इसी के तहत आज प्रदेश में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ से खबर, अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया और चंडीगढ़ पीजीआई में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद कटारिया के घर पहुंचे, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी, परिवारजनों से मुलाकात की है, परिजनों से बातचीत की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में सांसद ने अंतिम सांस ली थी। चंडीगढ़ से खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निधन पर शोक व्यक्त किया है और रतन लाल कटारिया का निधन एक अपूर्णीय क्षति है। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि रतन लाल कटारिया का निधन एक अपूर्णीय क्षति है और हमेशा ही उन्होंने संसद में प्रदेश की जनता की आवाज़ को बुलंद किया, प्रदेश की जनता की मांगों को उठाया है। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें। जहां पर सांसद रतन लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में सांसद ने अंतिम सांस ली है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर चंडीगढ़ में अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया और चंडीगढ़ पीजीआई में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। हालांकि मुख्यमंत्री खुद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।